हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँव वाला में। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग आज का अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। ठीक, और कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का तैयारी तो ज़बरदस्त हो रहा होगा और अपने सफलता का जो मार्ग है उसको आसानी से तय कर रहे होंगे आप लोग, और ये मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्प कर रहा होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। चलिए फ्रेंड, हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ लिए थे। विटामिन के 3 पार्ट में बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि बहुत छोटा वीडियो है और उसमें बारीकी से सब कुछ समझे हुए हैं। ठीक, तो आज हम लोग उसके आगे पोषक जो लेसन है उसमें पोषक विटामिन पढ़ लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट आज पढ़ लेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा हम लोग का पोषक। उसके बाद हम लोग आगे अपना पाचन तंत्र शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपना कार्बोहाइड्रेट का जो आज का वीडियो है उसको शुरुआत करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। देखिए, हम लोग के शरीर में आप लोग को जब हम विटामिन का जब पहला वीडियो डाले तो उसमें बताए थे कि जो एक होता है हमारे शरीर के विकास करने के लिए जो पोषक आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व होता है प्रोटीन, खनिज, और जो हमारे शरीर को संरक्षित देता है, सुरक्षा देता है, हमारे शरीर के जैविक क्रियाओं को संतुलित बनाए रखता है, उसमें योगदान करता है विटामिन, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन एक होता है पोषक तत्व जो कि हम लोग को ऊर्जा देता है, तो उसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, उसी में से कार्बोहाइड्रेट को आज डिस्कस करेंगे, फिर वसा को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग कहते हैं शर्करा, ठीक, इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, यही हम लोग का आज का टॉपिक है। ठीक, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिए कि ये ऊर्जा देने वाला अणु है। कैसा अणु है? ऊर्जा देने वाला। इसके सेवन से इसके हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं और अपना कार्य करते हैं ऊर्जा के वजह से। ठीक, देखिए इसको याद रखिएगा कि ये ऊर्जा देने वाला अणु है। क्वेश्चन आता है कि बताइए कि हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कहाँ से प्राप्त होता है। हमारे शरीर को ऊर्जा जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है। उसमें दे देता है प्रोटीन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट दे देगा, मतलब ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो उसमें याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट रहता है, और अगर वसा भी दिया रहता है तो वसा भी हम लोग को ऊर्जा ही देता है। ठीक, चलिए अब ये बात जो है इसको याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो हम लोग को कितना ऊर्जा मिलेगा, तो लगभग 4.1 से 4.5 के बीच में जो कैलोरी होता है, यानी कि 4.1 से 4.5 कैलोरी हम लोग की ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से हम लोग को इतना ऊर्जा प्राप्त होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.1 से 4.5 के बीच में हम लोग को इतना कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से। ठीक, देखिए इसका दैनिक जीवन में कितना आवश्यकता है, कि हम लोग का दैनिक जीवन में इसका कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। देखिए लगभग 300 ग्राम प्रतिदिन। ठीक, लगभग हम लोग को एक सही सलामत व्यक्ति में, जो कि एक निरोग व्यक्ति है, उसका शरीर सही सलामत चल रहा है, तो उसमें एक दिन में उसको 300 ग्राम जो है क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। ठीक, कितना, तो एक दिन में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग में, याद रखिएगा। तो एक हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम लोग को कितना कैलोरी ऊर्जा कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, तो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में इतना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो देख लीजिए कि हम लोग को कितना ऊर्जा की ज़रूरत होती है एक दिन में। ठीक, देखिए इसमें तत्व कौन कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या तत्व मिले होते हैं, तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक, क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये 3 तत्व मिल करके कार्बोहाइड्रेट बना होता है। ये 3 तत्वों से, किससे, तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक, इन 3 तत्वों से मिल करके बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अनुपात होते हैं, इसको याद रखिएगा
कि एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 में ही चलता है। किस अनुपात में चलता है? 2 अनुपात। जैसे मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन अगर 12 है तो क्या हो जाए, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन मान लीजिए 6 है तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगी। यानी कि इसी अनुपात में 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में रहते हैं। तो 2:1 के अनुपात में रहते हैं। ठीक, इससे यहाँ इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये हम लोग को कहाँ से मिलता है। तो हम लोग को दूध से मिलता है, फल से मिलता है, अनाज से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। यानी कि ये जो हम चीज़ें हम लोग सेवन करेंगे, दूध, फल, अनाज, सब्जी, ये सब से हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये मुख्य पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, जो कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की चांस रहती है। ठीक, तो इसीलिए इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो यह ऊर्जा देने वाला अणु होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। उसके बाद 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 या 4.5 के बीच हम लोग को कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, तो क्या होता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से 4.5 के बीच में इतना कैलोरी ऊर्जा हम लोग को मिलती है। ठीक, इसके बाद देखिए दैनिक जीवन में हम लोग को कितना, एक दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है एक दिन में। ठीक, अब बताइए तत्व इसमें कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के अनुपात में हर कार्बोहाइड्रेट में, ये 2:1 के ही अनुपात में मिलेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये कहाँ से मिलेगा। तो दूध, फल, अनाज, सब्जी, इसका जब सेवन करेंगे तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, अब देखिए इतनी सारी बातों को आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, तो देखिए लगभग कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसमें से पहला है मोनोसेकेराइड, याद रखिएगा। पहला क्या है? मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या है? ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्या है? पहला क्या है? मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या है? ओलिगोसेकेराइड, तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और तीनों ही बहुत ज़रूरी है। तो तीनों के बारे में जो मुख्य बातें हैं उसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए मोनोसेकेराइड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मोनोसेकेराइड के बारे में। ठीक, तो देखिए ये जो मोनोसेकेराइड, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो लास्ट तक मोनोसेकेराइड तक आकर के ही रुक जाता है, इतना ही में ही वो टूटता है। ठीक, तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल। सबसे कहिए कि सबसे छोटा अगर मान लिया जाए, जो कि अब इससे आगे कार्बोहाइड्रेट नहीं टूट सकता है, तो वो होता है मोनोसेकेराइड, यानी कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें लगभग शर्करा के 1 अणु पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लगभग 1 अणु ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक, इसको भी याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यह कि बताइए, ये भी कि बताइए कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। तो ऑप्शन दे देगा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, नॉन ऑफ दिस। तो क्या मारिएगा? तो मोनोसेकेराइड सबसे सरल। और उसमें बताइए कि मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु रहते हैं। तो 1 अणु रहते हैं। ठीक, दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड की श्रेणी में रखते हैं। तो ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया और फ्रुक्टोज हो गया। कैसे याद रखिएगा? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, यानी कि 3 गो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग मोनोसेकेराइड की श्रेणी में रखते हैं। किसको? ग्लूकोज, ग्लाइक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइक्टोज, फ्रुक्टोज, ये 3 जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मोनोसेकेराइड में रखते हैं। ठीक,
देखिए सामान्य रूप से इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है या तो इसको हम लोग CH2O के होल कोष्ठ में रख के N लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि CnH2n और ON। क्या लिखते हैं? CnH2n और ON। जैसे देखिए ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणुआ होती है। ग्लूकोज में कार्बन की कितने अणु होती है? 6। अगर हम लोग 6 रख देंगे ग्लूकोज के जगह पे, देखिए जैसे ग्लूकोज में 6 अणु होता है, तो अगर हम लोग C के जगह पर 6 रखेंगे, N के जगह पर भी 6 रखेंगे और O के जगह पर 6 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है और कार्बन का N का मान कार्बन की जो संख्या होती है उस पर रख के इसको हल किया जाता है। देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, गैलेक्टोज का भी होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी होता है C6H12O6। तीनों का सूत्र एक ही जैसा होता है, तीनों का सूत्र जो है वो समान होता है, लेकिन जब तीनों की संरचना पढ़िएगा तो तीनों की संरचना अलग अलग होती है। जैसे कि देखिए ग्लूकोज का जो है ना, ग्लूकोज में क्या होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड श्रेणी होता है, और वहीं जब गैलेक्टोज को बनाइएगा जिसमें कीटोन की श्रेणी या ग्रुप, कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि इनका सूत्र तो समान है, लेकिन जब इसकी संरचना बनाइएगा तो उसमें जो रेडिकल जुड़े होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के जुड़े होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज में जुड़ा होता है एल्डिहाइड का, कीटोन में जुड़ा, कीटोन का जब संरचना बनाइएगा तो ग्लैक्टोज का जब संरचना बनाइएगा तो इसमें कीटोन ग्रुप आता है। तो इस तरह से इसकी संरचना अलग अलग होती है। और जब सूत्र एक जैसा और संरचना अलग अलग हो तो उसको हम लोग कहते हैं समन्वयी। क्या कहते हैं? समावयवी, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोमर। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं जब सूत्र एक जैसा हो और संरचना अलग अलग हो तो उसको हम लोग कहते हैं समावयवी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर। याद रखिएगा। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जब सूत्र एक समान हो और उसकी संरचना अलग अलग हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो समन्वयी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में आइसोमर बोला जाता है। आइसोमर को भी याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आइसोमर करके ही इस आइसोमर को हिंदी में लिख देगा आइसोमर। तो इसको याद रखिएगा कि इसी को हम लोग आइसोमर कहते हैं। तो हिंदी वाले वर्ड से ज़्यादा जरूरी इंग्लिश वाला वर्ड है इसका, तो इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सूत्र समान हो और संरचना अलग अलग हो उसको आइसोमर कहते हैं। ठीक, अब देखिए ओलिगोसेकेराइड, हम लोग इसके मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ लिए, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं और इसमें एक शर्करा के एक अणु पाए जाते हैं, और इसका सूत्र जो होता है CnH2n और ON होता है। जैसे कि ग्लूकोज का भी C6H12O6 और ग्लैक्टोज का भी होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी होता है C6H12O6। तो तीनों के सूत्र एक होते हैं लेकिन इसकी संरचनाएं अलग अलग होती है, और इसको हम लोग कहते हैं कि इसीलिए जिसके सूत्र एक समान हो संरचना अलग अलग हो तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इससे ये मोनोसेकेराइड से ये बातें याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो ओलिगोसेकेराइड। क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड। तो देखिए दूसरा जो बात है ओलिगोसेकेराइड, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिए ये जो है मध्य वाला भाग होता है। मतलब कि कहते हैं ना कि एक खूब सरल हो गया, एक खूब जटिल हो गया, और एक जो है वो ना तो ज़्यादा सरल है ना ही ज़्यादा जटिल है, उसमें आता है ये ओलिगोसेकेराइड। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में किसी के 3 बच्चे हैं, एक तो खूब गुस्से वाला होता है तो एक बहुत ही नॉर्मल होता है, तो और जो बीच वाला होता है वो ना तो ज़्यादा गुस्सा करता है ना ही ज़्यादा नॉर्मल रहता है। ठीक, तो वही वाला बात हो गया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट के 3 बेटे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एकदम सरल है। ठीक, अगर कोई इसको मान लीजिए कोई इसको 2 थप्पड़ धरा भी देता है तो वो सह लेता है। ठीक, तो इस प्रकार का है मोनोसेकेराइड कि सबसे सरल है, और वहीं पॉलीसेकेराइड जो है वो सबसे जटिल है। मतलब कि कहिए का मतलब है कि जैसे हम बताएं कि जैसे 3 बेटे हैं तो एक खूब सरल, मतलब कि एक खूब शांत स्वभाव का रहता है तो एक खूब गुस्सैला रहता है, वैसे ही मोनोसेकेराइड है। ठीक, मान लीजिए इसको कोई 2 झप्पड़ धराया तो ये बदले में 4 झप्पड़ देगा, ऐसा है मोनोसेकेराइड, यानी कि यह काफ़ी जटिल है। और ये जो ओलिगोसेकेराइड है वो दोनों के बीच वाला भाग काम करता है, यानी कि ये ना ही ज़्यादा सरल है और ना ही ज़्यादा जटिल है। तो ये है ओलिगोसेकेराइड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें जो है शर्करा के अणु वो 1 से अधिक होते हैं और 10 से कम होते हैं। याद रखिएगा कि ओलिगोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु होते हैं, तो इसमें 1 से अधिक और 10 से कम शर्करा के अणु होते हैं। 1 से अधिक 10 से कम, याद रखिएगा। इसमें जो है वह 1 से अधिक और 10 से कम शर्करा होते हैं, किसमें? ओलिगोसेकेराइड में।
ठीक। अब देखिए इसमें किसको लेंगे, तो सुक्रोज को लेंगे, लैक्टोज को लेंगे, माल्टोज को लेंगे। किसको लेंगे, सुक्रोज को लेंगे, लैक्टोज को लेंगे, माल्टोज को लेंगे। सुक्रोज को लेंगे, लैक्टोज को लेंगे, माल्टोज को लेंगे। ये तीन जो कार्बोहाइड्रेट है वो ओलिगोसेकेराइड में आते हैं। कौन कौन से, तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। कौन कौन सा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट वो ओलिगोसेकेराइड में आते हैं। कौन कौन सा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीन जो कार्बोहाइड्रेट है वो ओलिगोसेकेराइड में आते हैं। ठीक। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो सामान्य रूप से इसको CnH2n-1 या ON-1, इसको अगर आसान भाषा में लिखा जाए तो CnH2O और N-1। देखिए जब हम लोग इसको सूत्र में तोड़ेंगे तो इसका क्या फार्मूला है, Cn। जैसे मान लीजिए कि सुक्रोज का ही हम फार्मूला लिखते हैं। किसका फार्मूला लिख रहे हैं, सुक्रोज का। तो सुक्रोज में कार्बन के 12 होते हैं अणु। कितने होते हैं, 12। तो याद रखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 12 होता है तो C का मान 12 है, C के मान 12 है, n बराबर 12 हो गया। कितना हो गया, n बराबर 12। अब हम लोग इस सूत्र पे इसका इस जो फार्मूला है इस पर हम लोग इसका सूत्र निकालते हैं फार्मूला। तो देखिए n के जगह पे 12, H के जगह पे H2 और n के जगह पे 12-1 और O की जगह पे 12, n के जगह O 12 n-1, यही ना है, n के जगह पे 12 रखते जाएंगे। जब इसको हल करेंगे तो C 12 और H 12 में से 1 जाए तो 11, 11 दूनी 22 और ऑक्सीजन 12 में से 1 जाए 11 तो O 11, यानी कि C 12 H 22 O 11। ये हो गया सुक्रोज का सूत्र। तो ऐसे ही इसके सूत्र पर इस सारे फार्मूलों को निकाला गया है। तो याद रखिएगा कि ओलिगोसेकेराइड का जो फार्मूला होता है वो CnH2n-1 ON-1, ये फार्मूला होता है ओलिगोसेकेराइड का। ठीक। अब देखिए ये इससे ओलिगोसेकेराइड से 3 बातें ध्यान रखिएगा कि ओलिगोसेकेराइड जो है वो इसमें शर्करा के कितने अणु होते हैं, तो 1 से अधिक, 10 से कम होते हैं। ठीक। उसके बाद इसको याद रखिएगा कि ये जो इसमें कौन कौन से आते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। कौन कौन से, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये 3 कार्बोहाइड्रेट इसमें आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा, तो इसके इसी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऐसे पूछेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन ओलिगोसेकेराइड नहीं है और दे देगा कि 3 गो इसमें, तीनों इसमें से देगा, कोई इसमें से किसी एक को दे देगा, तो हम लोग अपने देख के उसके अनुसार टिक कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड, जो काफ़ी गुस्सैला है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो काफ़ी सरल है उसके बारे में पढ़ लिए, जो काफ़ी दोनों के बीच के भाग होता है, ना ही ज़्यादा गुस्सा वाला है ना ही ज़्यादा शांत रहता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लिए। अब जो ज़्यादा गुस्सैला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। क्योंकि इससे देखिए एक घर में अगर कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है तो उससे सब डरते हैं। ठीक। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, ज़्यादा गुस्सैला टाइप के है, एक बात बोलिएगा 4 बार बोलेगा, वो 4 बात बोलेगा, तो उससे सब लोग डरते हैं। तो देखते हैं कि इससे कार्बोहाइड्रेट के सारे कार्बोहाइड्रेट डर रहे कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक। देखिए पॉलीसेकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें 10 या 10 से अधिक शर्करा होते हैं। कितने शर्करा होते हैं, 10 होंगे या 10 से अधिक शर्करा होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले थे कि इसमें 1 शर्करा होता है मोनोसेकेराइड में, इसमें 1 से अधिक 10 से कम शर्करा। पॉलीसेकेराइड में 10 या 10 से अधिक शर्करा होते हैं। किसमें, पॉलीसेकेराइड में। उसके बाद सबसे जटिल होता है। देखिए बताया ना कि सबसे जटिल जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो मोनोसेकेराइड होता है कि ओलिगोसेकेराइड होता है कि पॉलीसेकेराइड होता है, तो क्या मारेंगे हम लोग, पॉलीसेकेराइड। ठीक। सबसे जटिल होता है। इसमें किसको लेते हैं, स्टार्च को लेते हैं, ग्लाइकोजन को लेते हैं, सेलुलोज को लेते हैं। किसको लेते हैं, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को। ठीक। किसको लेंगे, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को। 3 जो इसमें भी 3 होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड में आते हैं। कौन कौन से, स्टार्च, ग्लाइकोजन और एक सेलुलोज। 3 जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो पॉलीसेकेराइड में आते हैं। कौन कौन से, तो एक हो गया कि स्टार्च और एक हो गया ग्लाइकोजन और एक हो गया सेलुलोज। क्या, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये 3 जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीसेकेराइड में आते हैं। ठीक। तो देखिए ये जो हम लोग डिस्कस किए आज का कार्बोहाइड्रेट में, देखिए इसमें जो है ना जितने भी बातें, इसके अलावे भी कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसेकेराइड में, जिसके बारे में हम लोग
एक और पार्ट ले लेंगे और उसमें समझ लेंगे, जैसे कि हिपेरिन एक होता है, इसी मतलब कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि पॉलीसेकेराइड वाले और सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक दो मुख्य बातें उनसे आती है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही को रिकॉल करते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि जितना पढ़े उतना रिवीजन तो सिलेक्शन पक्का। तो इसीलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए हैं तो याद करने की भी जिम्मेवारी हम अपने ऊपर ले लिए हैं, और ले लिए हैं तो पूरा कर लेंगे, जो ठान लिए तो ठान लिए। तो चलिए इसको एक बार और रिकॉल करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसको शर्करा बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो क्या है कि ये ऊर्जा देने वाला अणु है। ये कैसा अणु है? ऊर्जा देने वाला। ठीक, इसमें इसका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4.1 से 4.5 के बीच में इतने ही कैलोरी ऊर्जा हम लोग को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक, दैनिक जीवन में हम लोग को एक दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है? कितने ग्राम? तो लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है एक दिन में। ठीक, उसके बाद देखिए कि कौन कौन से तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, 3 इसमें तत्व होते हैं जिससे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसमें कार्बन की तो एक निश्चित मात्रा होती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में चलते हैं ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 2:1 के अनुपात में चलते हैं। 2:1 के अनुपात में हमेशा रहता है हर कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, अब देखिए ये कहाँ से मिलते हैं? तो हम लोग को दूध खाएंगे, अनाज खाएंगे, सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे, हर जगह से कार्बोहाइड्रेट लगभग मिल जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, एलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर मोनोसेकेराइड के बारे में बात करें तो इसमें एक शर्करा की एक अणु होते हैं, और इस दूसरी बात क्या है कि ये सबसे सरल शर्करा होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन? मोनोसेकेराइड। ठीक, इसके बाद अब इसमें क्या आता है? ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। ये 3 जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेकेराइड में आते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। इसी को याद रखना है, एग्जाम में यही पूछता है इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आता है, ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। कौन कौन सा? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। ये 3 जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसेकेराइड में आते हैं। ठीक, और इसका फार्मूला CnH2n और ON होता है, याद रखिएगा। देखिए ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज ये तीनों का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो एक समान होता है, लेकिन जब इसकी संरचना बनाइएगा, रासायनिक संरचना, तो तीनों अलग ही अलग बनेगी। तो जब सूत्र समान हो और संरचना अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर। ठीक, अब देखिए ओलिगोसेकेराइड क्या है? तो देखिए एक इसमें क्या होते हैं कि इसमें 1 से अधिक शर्करा के अणु पाए जाते हैं। 1 से अधिक और 10 से कम। 1 से अधिक और 10 से कम। बताया ना कि ये बीच वाला भाग है, इसमें ना ही ये ज़्यादा गुस्से वाला होता है और ना ही ज़्यादा सरल होता है। तो वही वाला बात है कि इसमें 1 से अधिक शर्करा के अणु होते हैं और 10 से कम होते हैं। तो याद रखिएगा ये बीच वाला है, इसीलिए 1 से अधिक होता है और 10 से कम होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये 3 जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो आते हैं ओलिगोसेकेराइड में। कौन कौन से? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इसका फार्मूला क्या होता है कि CN। देखिए याद क्या करना है? CN, और इसमें n-1 करते जाना है। दोनों में क्या करना है? n-1। क्या करना है? n में से 1 घटा देना है। जैसे कि CnH2n-1 ON-1। ठीक, जैसे आप लोगों को बता ही दिए बना करके कि क्या होता है कि इसमें सुक्रोज में कार्बन के 12 होते हैं परमाणु, और 12 परमाणु होते हैं, और हाइड्रोजन के जगह पे जब हम इसमें रखेंगे n के जगह पे 12 तो ये H22 आ जाएगा और O11 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करें। अब पढ़ते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि इसमें 10 या 10 से अधिक शर्करा के अणु होते हैं। कितने शर्करा के अणु? क्योंकि ज़्यादा गुस्से वाला है तो इसमें 10 या 10 से अधिक शर्करा के अणु होते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें जो है ये सबसे जटिल होता है, ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, और स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये 3 जो है कार्बोहाइड्रेट वो आते हैं पॉलीसेकेराइड में। कौन कौन से? स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। कौन कौन से? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। देखिए सेलुलोज के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि जो पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, सेलुलोज की। तो वही सेलुलोज होता है ये।
ठीक। और ये ग्लाइकोजन के भी बारे में हम लोग साइंस जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ग्लाइकोजन आता है कि ग्लाइकोजन में क्या, जब हमारे शरीर, ग्लाइकोजन क्या होता है, जब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब बच जाता है, मतलब कि जिसका आवश्यकता से अधिक रह जाता है ग्लूकोज, तो उसको यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। कौन सा ग्लूकोज जो है वो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के ही रूप में स्टोर रहता है। तो ये ग्लाइकोजन जो है वो कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड है। देखिए अगला हम लोग पार्ट लेंगे ना, उसमें बहुत ही मतलब छोटा सा ही पार्ट होगा जिसमें हम लोग सब जितना कार्बोहाइड्रेट पढ़े, ग्लूकोज, ग्लाइक्टोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा एक दो बातें कि ये किससे मिलकर बना होता है और ये इसका क्या काम होता है और ये हमारे शरीर में किस भाग में या कहाँ पर स्टोर होता है, ये क्या काम करता है, इन सब के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर इसमें ही डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो इसीलिए हम सोचे कि इसको अगले वीडियो में ले लेंगे और बारी बारी से सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये सब लोग को, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए हम उसी टॉपिक को इसमें डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आपको पढ़ना है, विद्वान बनना है, अगर किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मरते मर जाएंगे लेकिन सीखना बंद नहीं होता है। तो वैसे ही है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जो देखिए जिस मान लीजिए कि नदी बह रही है, ठीक, नदी बह रही है, अगर आप नदी के विपरीत दिशा नदी के धारा के विपरीत तैरिएगा तो आपको कठिनाई तो होगी। अगर नदी के धारा के दिशा में ही तैरिएगा तो आप आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो वही है कि एग्जामिनर किसको पकड़ के और किस तरीके से एग्ज़ाम ले रहा है, किस क्या कहते हैं टॉपिक को ज़्यादा इंक्लूड कर रहा है, तो उस सब एनालिसिस करने के बाद अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के एग्ज़ाम को लेकर टारगेट किए हैं, मान लीजिए हम लोग बिहार दरोगा को टारगेट किए हुए हैं, तो बिहार दरोगा ये नहीं कि फॉर्म भर दिए बिहार दरोगा जो मर्जी सब पढ़ रहे, नहीं, उसका सिलेबस पहले डिस्कस कीजिए कि सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा हुआ है और उसके हिसाब से पढ़िए। यानी कि नदी के धारा के दिशा में चलिए, आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वही बात है कि हम उसी टॉपिक को एनालिसिस हम मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम के, कहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से उठा रहा है, उस सब के बारे में जो क्वेश्चन से जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, जो पॉइंट बताता है या जिससे क्वेश्चन आते हैं बार बार, उसी को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ना आपको याद हो पाएगा और ना ही रिवीजन हो पाएगा, तो इसीलिए जो आता है उसी को पढ़ेंगे। तो ये लगभग हम उसी पॉइंट को डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे आ सकता है। ठीक, संभावना व्यक्त क्वेश्चन भी इसमें लिए हुए, टॉपिक भी इसमें लिए हुए हैं। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अगर कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और सपोर्ट कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप चाहते होंगे कि ये वीडियो जो है वो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अगर चाहिएगा तब। अगर आप लोग को इससे कुछ लाभ हो रहा होगा, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी तभी इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जब अगला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटीन को और वसा को डिस्कस करेंगे और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य पॉइंट बचे हुए हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी जय हिंद।